आज जो आपने टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 का जनरल साइंस का टॉपिक है वो थ्रेड वॉर्म, पेज नंबर 78 पे। ठीक है, 78 पे थ्रेड वॉर्म। थ्रेड वॉर्म से अमूमन बच्चों को बीमारी लामक होती है, बच्चों की बीमारी है ये। इसका स्ट्रक्चर देख लें, नर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मादा मेल और फीमेल। ठीक है, थ्रेड वॉर्म मगज यानी एनस के इर्द गिर्द अंडे देता है, जो ज्योमेट्रिक नाल का आखिरी सिरा है। यहीं पर मादा थ्रेड वॉर्म मौजूद होती है, इससे खारिश होती है और मरीज मुतासरा जगह को खुजाए बगैर नहीं रह सकता। इस तरह कीड़े मरीज के अंदर जो है अंडों के थ्रू दाखिल होते हैं और बच्चे के हाथ को लग जाते हैं और यूं बार बार इस बीमारी में मुबतला होने लगता है। इस बीमारी की अलामात ये है कि मरीज मगज की जगह को खुजाए बगैर रह नहीं सकता। इसकी एहतियाती तदबीर मैं आपको बताती हूँ। हाथ खाने से पहले साबुन से हाथ धोया जाए, मुतासरा बच्चे का फौरी इलाज करवाया जाए, बच्चे के बिस्तर और कपड़े वगैरह जरासीम का अदवाइन से धोने चाहिए, नाखून मुनासिब वक्त से काटे जाएँ और गंदगी और पखाने के अलावा वगैरह के इखराज का महफूज और मुकम्मल इंतजाम हो। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है पेज नंबर 79 पे जरासीम और उनका फैलाव। जरासीम के फैलाव में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? एक हवा, पानी, ग़िज़ा, छूना, जानवर, पखाना, जख्म या कटाव और इंतकाले खून। अब इनको हम बारी बारी पढ़ रहे थे कि किस तरह से जरासीम के फैलाव में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हवा। बहुत से जरासीम स्पोर्स की शक्ल में मौजूद रहते हैं। ये इंसानी जिस्म में सांस लेने के दौरान मुंह के जरिए दाखिल होते हैं। हवा जिस्म के फैलाव का आसान तरीन जरिया है। हवा में मौजूद गर्द में जरासीम बेशुमार स्पोर्स मौजूद होते हैं। तबीयत टीबी के जरासीम अमूमन हवा के जरिए फैलते हैं, लिहाजा अच्छी सेहत के लिए ताज़ा और साफ हवा बेहद ज़रूरी है। पानी में भी जरासीम के फैलाव का एक मौसर जरिया है। पानी में जरासीम की सबसे अफजाइश होती है ज़्यादा। हैज़े और इसाल यानी कि जो वोमिटिंग और जो मोशन वगैरह के जरासीम होते हैं वो पानी से ही फैलते हैं। बेहतर है कि पानी पीने के लिए पहले उबाल लिया जाए। इन देहातों में जान दस्ती करके या पानी की फराहमी के मुनासिब इंतजाम नहीं है, पानी को पहले उबाल के पीना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास ग़िज़ा। गले सले फट और सब्जियां खराब और आलूदा ग़िज़ा जरासीम को बआसानी से फैलाने का जरिया बन जाती हैं, लिहाजा खाने से पहले अशिया को ढाँप कर रखना चाहिए, क्योंकि आलूदा और ख़राब शुदा ग़िज़ा जहरीली हो चुकी होती है और खुराक की नाली और आंतों की अनगिनत बीमारियों का बायस बनती है। छूना और हाथ मिलाना। बहुत सी बीमारियां मरीज के छूने और जिस्म के लम्ब से एक दूसरे को लग जाती हैं। एड्स, तपेदिक तौन इनमें शामिल है। ऐसे मरीजों को छूने से इज्तनाब करना चाहिए। पखाना। बहुत सी बीमारियां मरीजों के फुजले में पानी या पखाने के जरिए फैलती हैं। अगर फुजले को महफूज तरीके से ज़ाया न किया जाए तो खुश्क होने के बाद वो हवा और गर्द गुबार के साथ शामिल होकर बीमारियों के फैलाव का जरिया बन जाते हैं। फुजले को महफूज तरीके से ज़मीन में दबा देना चाहिए। जानवर। पालतू जानवर और मवेशी भी जरासीम के एक जगह से दूसरी जगह फैलने का जरिया बनते हैं। बहुत से जरासीम इन जरासीमों से चिमट कर आप तक पहुँच सकते हैं। पालतू जानवरों को एक बाकायदा हुक्म से जरासीम का अदवा के मैनोल से नलाते रहना चाहिए। इस तरह के मसले से निपटने के लिए मवेशियों को नलाना भी ज़रूरी है। जख्म या कटाव। कटने की जगह और जख्म को भी कभी नंगा नहीं रखना चाहिए। ये जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के खुले दरवाजों को काम करते हैं। कटी हुई जगह या जख्म को फौरी जरासीम का मवाद से धो लिया जाए और फिर इस एहतियात के साथ साफ करके पट्टी से ढाँप दिया जाए। इंतकाले खून चढ़ाना यानी कि दूसरा, जब आप में खून की कमी होती है तो आप खून लेते हैं तो वो हेपेटाइटिस के जरासीम से पाक होना चाहिए। एड्स और हेपेटाइटिस के जरासीम खून के जरिए एक मरीज से दूसरे मरीज तक पहुँचते हैं, लिहाजा खून अशद ज़रूरत की सूरत में ही और किसी मुतसद लेबॉर्ट्री से एड्स और हेपेटाइटिस की गैर मौजूदगी की तस्दीक के बाद ही मरीज को लगाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का इतना ही था आपके पास और ये आप लोगों ने याद भी करना है और इसके पॉइंट्स जो कॉपी पे आपने जो है पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, पानी, ग़िज़ा और जानवर, ये 3 पॉइंट्स आपने कॉपी पे लिखने भी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। दिन है मंगल का, तारीख है आज 9 जून 2020। जमात प्री नहम। मज़मून जो आप पढ़ रहे हैं वो है होमिक हामिस, चैप्टर नंबर 3
ग़िज़ा और खुराक को समझना। बेटा जी आपको इससे पहले बताया गया था ग़िज़ा के बुनियादी ग्रोह। जो ग़िज़ा के बुनियादी ग्रोह हैं आज आपको उनकी ज़राए की ग़िज़ाइयत की शनाख्त पढ़ाया जाएगा सफ़ा नंबर 71 से। ठीक है, सबसे पहले है अनाज और दालों का ग्रोह। फूड पिरामिड में अनाज के ग्रोह को फोकियत दी है। फूड पिरामिड आपको कल बताया गया था कि ऐसा खाका या ऐसा आपके पास जो चीज़ है जिससे ये इल्म होता है कि आप अपने खुराक में कौन कौन सी ग़िज़ा कितनी मिकदार में शामिल करें, और वो आपको मदद देता है आपकी डेली रूटीन की ग़िज़ा को सेट करने में, ताकि आपके जिस्म में तमाम ग़िज़ाइयत जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी तमाम ग़िज़ाइयत एक मुनासिब मिकदार में पहुँच सके। एक फर्द को रोज़ाना 6 से 11 हिस्से अनाज के ग्रोह से हासिल करनी चाहिए, सर्विंग हासिल करनी चाहिए, कैलोरीज हासिल करनी। साबित अनाज की कोई भी ग़िज़ा ना सिर्फ विटामिन बी और मदनी नमकियात बिलखुसूस जिंक जो एक अहम मदनी नमक है मुहैया करती है, बल्कि सेलुलोज पेट भर जाने का एहसास भी दिलाते हैं और आंत के कैंसर से बचाव भी मुमकिन हो जाता है। अगर आप अनाज खाते हैं, ठीक है, कोई सा भी अनाज या दाल कोई सी भी आप खाते हैं, एक तो वो आपको जिंक मुहैया करती है, दूसरा विटामिन बी, तीसरा मदनी नमकियात, और क्या होता है इससे आप कैंसर के बड़ी आंत का जो कैंसर है उससे भी आपके लिए बचाव मुमकिन हो सकता है। एक हिस्सा सर्विंग बराबर है किसके, 1.5 रोटी के, 3/4 प्याली चावल के, 3/4 प्याली दलिए के। हमारी रोज़ाना खुराक में 4 से 3 हिस्से इस ग्रोह के ज़रूर शामिल होने चाहिए। इनके आप डेली की जो खुराक खाते हैं या जो भी ग़िज़ा खाते हैं दिन के खाने में, रात के खाने में, उसमें वो कह रहे हैं कि दालें और अनाज का 4 से 3 बटा हिस्सा लाजमी शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए सब्जी और फलों का ग्रोह। विटामिन ए हासिल करने के लिए गहरे सब्ज रंग की सब्जियों और विटामिन सी के लिए तुर्श सब्जियों मसलन टमाटर और नींबू का इंतखाब करना चाहिए। फलों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि छिलका उतारे बगैर इस्तेमाल करें। जर्द और नारंगी फलों मसलन आम, अमरूद, पपीता वगैरह से हमें विटामिन ए, मदनी नमकियात और पानी की खास मिकदार हासिल होती है। रसदार और तुर्श फल मसलन माल्टा, कीनू, ग्रेपफ्रूट से विटामिन सी और दीगर फलों से विटामिन बी और मदनी नमकियात हासिल होते हैं। ठीक है, आपने इसके मुताबिक अपनी खुराक को अपने दिन के किसी भी हिस्से को या शाम में जब खाने के बाद आपने फलों को भी अपनी खुराक में या अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है। थर्ड है हमारे पास गोश्त, जितने भी इकसाम है, ठीक है, चाहे वो बड़ा गोश्त है, चाहे छोटा है, चाहे चिकन है, चाहे फिश है, जो भी है वो तमाम इकसाम का गोश्त और अंडों का ग्रोह। गोश्त के ग्रोह से रोज़ाना 2 से 3 सर्विंग मुंतखब की जाए। एक सर्विंग बराबर है एक दरमियाना साइज की बोटी और एक अंडे। ठीक है कि आपने इतना सा लेना है कि उसमें एक बोटी बीच में शामिल हो जाए और एक अंडा। प्रोटीन के ज़ायद हसूल के लिए नबाताती ज़राए को तरजीह दी जाए, मसलन फलियाँ और दालें वगैरह हफ्ते भर में कई मरतबा अपनी खुराक में शामिल की जाए, क्योंकि ये विटामिन खसूसन विटामिन ई, मदनी नमकियात और सेलुलोज के भी अच्छे ज़राए हैं। इनको कह रहे हैं कि गोश्त और अंडे के साथ साथ आपने जो बेसिक आपको चाहिए वो अनाज और दालें हैं, जो आपने हफ्ते में बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने अपनी खुराक में अनाज और दालें इस्तेमाल करनी। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएंगे दूध, दही और पनीर का ग्रोह। दूध, दही और पनीर के ग्रोह में से कम चिकनाई या बलाई के बगैर दूध का इंतखाब करना चाहिए, यानी कि आप अगर दूध लेते हैं तो उसके ऊपर बलाई नहीं होनी चाहिए। दही और पनीर भी ग़िज़ा में शामिल करने चाहिए। एक दिन में 2 से 3 गिलास दूध रोज़ाना ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। ठीक है, 5th पॉइंट पर आ जाएंगे चिकनाई और मीठी अशिया का ग्रोह। देसी या बनस्पति घी की बजाय बनोला, मकई, सूरजमुखी या जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए और रोज़मर्रा खानों में चिकनाई के इस्तेमाल कम करना चाहिए। मीठी अशिया का जो इस्तेमाल है वो रोज़ाना जो आपकी ग़िज़ा है वो इस तरह उसमें इस्तेमाल करें कि जो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसमें सिर्फ 10% हो, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। खुराक में शामिल खीर, कस्टर्ड, दलिए और मिठाइयों में चीनी की मिकदार कम होनी चाहिए और कुदरती मिठास वाले फल ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है बेटा जी, आपका पेज नंबर 72 तक ये जितना चैप्टर है आपने इसको पॉइंट या टॉपिक वाइज आपने पेज नंबर 63 से लेकर 72 तक आपने टॉपिक वाइज इसको याद करना है। आपको जो मंडे की डायरी थी, ठीक है, 8 तारीख की डायरी में आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर
आपको बताए गए थे कि आपने अपनी नीट कॉपीज पे लिखना है, जो आपको नोट्स स्कूल की तरफ से गिवन है। उन्हीं नोट्स के नीचे आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का फ़र्क, ठीक है, गैर अफादी ग़िज़ाई जंग फूड्स पर नोट लिखें और ग़िज़ा के बुनियादी ग्रुप की ग़िज़ाइयत बयान करें। उसमें से आपने ये वो 3 क्वेश्चन भी आपने कॉपीज पे लिखने हैं, लेकिन पेज नंबर 72 तक आपको ये कंप्लीट याद होना चाहिए। प्री 9th आपका यहाँ पे होम इकोनॉमिक्स का सिलेबस जून का ख़त्म होता है। आप नेक्स्ट आपका इसी चैप्टर का जो हाफ चैप्टर रिमेनिंग है वो आपको जुलाई के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आपने इस चैप्टर को जो 72 पेज तक है अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास P9 आर्ट्स ग्रुप, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। P9 आर्ट्स ग्रुप, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। टुडे इज ट्यूसडे एंड डेट इज 9 जून, ठीक है। P9 क्लास हम लोग जो है आज डायरी हमारी क्वेश्चन नंबर 9 to 9, 10 and 11 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 9 to क्वेश्चन नंबर 11 प्री 9, ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप। अच्छा, डायरी नोट डाउन करें क्वेश्चन नंबर 9 to क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान है, जैसे आप लोगों ने 6, 7 में किया था कि आप वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करते हैं। क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, तो आप बेशक मत लोगे उसका, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास b = gl डिवाइड्स बाय 2 पाई, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट सिंबल है। अच्छा, ये हो जाएगा l आपको गिवन है 150, g आपको गिवन है 32.16, पाई आपको गिवन है 3.142। अच्छा, आप लिखेंगे बाय putting values in given condition। आपके पास हो जाएगा v = g की वैल्यू आप पुट करें 32.16, n की आप वैल्यू पुट करें 150 डिवाइड्स बाय 2, पाई की वैल्यू आप पुट कर दें 3.142, ठीक है। तो v आपके पास जो है इन दो कंडीशंस को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आपके पास रिजल्ट आएगा 4824 डिवाइड्स बाय 6.284 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही है, आप इनको डिवाइड करें 767.66, ठीक है। उसके बाद v आप स्क्वायर रूट लें 767.66, तो आपके पास आ जाएगा 7.71 आंसर, ठीक है। अगर आप गौर करते हैं कि इस क्वेश्चन को बाय लॉगरिथम मेथड करना है, तो फिर लॉग मेथड आप उसको कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्या करना है, लॉग लेना है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैंने कहा था आपसे कि लॉग उस टाइम अप्लाई करें जब आपके पास इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.284। अगर आप नहीं करते तो 3.142 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और होल में आपको पता है कि पावर आपके पास 1/2 है। अभी लॉग में अप्लाई करें 32.16 होल पावर 1/2, 150 होल पावर 1/2 डिवाइड्स बाय 2 की पावर 1/2, 3.142 1/2, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करें तो लॉग ऑफ v इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये सारी कंडीशन आ जाएगी। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो 32.16 का लॉग आ जाएगा, लॉग 32.16 का आपके पास लॉग आएगा 1/2, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 150 होल पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 2 पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 3.142 होल पावर 1/2, ठीक है। जैसे हम देखिए लॉग ऑफ बोथ साइड लेते हैं ना, कि इसका ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि पावर रूल लगाते हैं, 1/2 पहले आ जाएगा, लॉग हो जाएगा 32.16 का, 1/2 पहले आ जाएगा, लॉग हो जाएगा 150 का, 1/2 पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ 3.142 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका लॉग अप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपके पास एक रिजल्ट आएगा। इसका लॉग लेना है, 2 से डिवाइड करना है, आपके पास रिजल्ट आएगा। एक स्टेप में आपने लॉग लेना है, अगले स्टेप में आपने इसको डिवाइड करना है, 1/2 एज जैसे लॉग ऑफ 2 का आंसर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, आपके पास लॉग ऑफ 2 जो आंसर आया होगा उसको 2 से डिवाइड करके सेम प्रोसीजर आपके पास माइनस के साथ
तीनों आ जाएंगे। लॉग ऑफ v इक्वल चल रहा है सारे का एक आंसर आ जाएगा। आपको चाहिए लॉग v चाहिए, लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एंटी लॉग ऑफ आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप इसको वो आपको बाउंड करते हैं कि आपने लॉग मेथड से ही इसको सिंपलीफाई करना। ठीक है, जब आपको बाउंड करें फर्स्ट वाले बाकी क्वेश्चन में तो हमें बाउंड करते हैं ना कि बाय लॉग मेथड अप्लाई करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि h आपको गिवन है i स्क्वायर rt डिवाइड्स बाय 4.2। वो आपसे कह रहे हैं फाइंड करें h करें। आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है, i इक्वल्स टू 1.3, r इक्वल्स टू 6.7, t इक्वल्स टू 25। बट की वैल्यू थी h में वैल्यू पुट करें। i स्क्वायर मींस कि 1.3 का स्क्वायर, r मींस 6.7 और t मींस 25 डिवाइड्स बाय 4.2। h इक्वल्स टू इसका स्क्वायर है 1.69 मल्टीप्लाई बाय 6.7 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड्स बाय 4.2। अगर वो आपसे कहते हैं ना कि आप उसको लॉग मेथड से करें, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड है, या h इक्वल्स टू इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 4.2 से डिवाइड करें। लेकिन बाउंड होने की शक्ल में कि आपने लेना ही लॉग है, तो टेकिंग लॉग तो आप लेंगे लॉग ऑफ h इक्वल्स टू log of 1.69 6.7 25 divides by 4.2। ठीक है, log 1.69 plus log 6.7 plus log 25 minus log 4.2। ठीक है बेटा, ये आंसर आपको आ जाएगा। ये आंसर आएगा, एक आंसर ही आएगा, एक लास्ट में कोई डिवाइड वाला सीन नहीं है, सिंपली फाइनल आंसर आएगा जो कि log of h इक्वल है। आपको h चाहिए तो h ऑफ एंटी log ऑफ आंसर। ये सारे लॉज इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि फाइंड करें स्मॉल h इफ h इक्वल्स टू v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको 6.5 का रिव्यू में आपने, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि आपने h इक्वल्स टू स्मॉल h फाइंड करना है। h इक्वल्स टू स्मॉल h इक्वल्स टू v डिवाइड बाय पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। जबकि v आपके पास 1190 है, ठीक है, कैपिटल R आपके पास है 83.6 और स्मॉल r आपके पास है 62.4, पाई आपके पास है 3.14। वैल्यू पुट करें h इक्वल्स टू v की जगह आपको आ जाएगा 1190 3.14, पाई की जगह r स्क्वायर मींस के 83.6 का स्क्वायर माइनस 62.4 का स्क्वायर। अच्छा, h इक्वल्स टू 1190 3.14, इसका स्क्वायर लेंगे तो 6988.96 आ जाएगा माइनस 3893.76। क्लियर? h इक्वल्स टू 1190 3.14 ऐसे रहने दीजिए कि दोनों को माइनस कर लें तो 3095.2। ठीक है बेटा, अच्छा अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला रिजल्ट ऐसे बीच में दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 9718.928। ठीक है, अब आपने फाइनली इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके आज का लेक्चर जो यहाँ पे एंड होता है।